Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी जो हमने स्टार्ट की है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आज डिमांड। इससे पहले हमने जो इंडिफरेंस कर्व है या बजट सेट है वो कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर नाम से आपको वीडियो में पार्ट 1, 2, 3 ऐसे मिल जाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं डिमांड, जिसको हिंदी में कहते हैं मांग। उपभोक्ता की अगर चयन समस्या को हमने पढ़ा, मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज तो कम हैं, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, तो एक कंज्यूमर को चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वस्तुओं को वो खरीदे, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग या फिर प्राइसेस के अकॉर्डिंग या फिर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वस्तु की अपनी कीमत होती है, अन्य वस्तु की भी कीमतें होती हैं, उपभोक्ता की आय है, प्रेफरेंस है, इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ों पर हम किसी एक वस्तु को सोच समझकर खरीदते हैं, उसको खरीदने को तैयार हैं, क्षमता रखते हैं, उसी को वस्तु की मांग कहते हैं। तो मतलब डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड। अगर हम एक्स वस्तु की डिमांड कर रहे हैं तो पहले हम उसके प्राइस को देखते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हम देखते हैं कि उसकी से संबंधित वस्तुएं जो उसकी सब्सिट्यूट है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री हैं उनका क्या रेट है, इनकम क्या है कंज्यूमर की, या फिर प्रेफरेंस टेस्ट क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है। देर आर सो मैनी फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल भी कुछ फैक्टर्स हैं, और जो मार्केट डिमांड को प्रभावित करते हैं ऐसे भी कुछ फैक्टर हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि वस्तु की मांग उसी को कहेंगे जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है, यानी कि उसको खरीदने की वो क्षमता रखता है और उसी वस्तु को खरीदने के लिए उसका टेस्ट या प्रेफरेंस भी है। सॉरी। अब देखिए मांग वक्र और मांग का नियम, डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड। यदि दूसरी वस्तु की कीमतों, उपभोक्ता की आय और उनकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उनको हम अपरिवर्तित यानी कि कांस्टेंट रखें, तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है पूरी तरह से उसकी कीमत निर्भर हो जाती। कहने का मतलब जो अभी मैंने बताया, डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड सो मैनी फैक्टर्स। तो क्या करते हैं, जब लॉ ऑफ डिमांड हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन देखा जाता है, जिस वस्तु की हम डिमांड कर रहे हैं सिर्फ उसके प्राइस को ध्यान में रखेंगे, बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड और इधर लिया है प्राइस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम की जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा की जाती है। प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग है, लेफ़्ट टू राइट। ये देखिए लेफ़्ट से राइट डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, और नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है प्राइस और डिमांड के, नेगेटिव रिलेशन। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अब उसके बाद है ये सारा यही समझाया है। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु, किसी ग्राफ में अगर हम बात करें कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये भी समझिए। ये देखिए डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पर, तो ये वाला जो फैक्टर इधर है ये डिपेंडेंट है, यानी कि निर्भर है, ये करता है दूसरे पर। और डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये है इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र है ये, इंडिपेंडेंट। आपकी एनसीईआरटी में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र और जो डिपेंडेंट है उसको परतंत्र ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको समझ लेना पढ़ते हुए। ये देखिए कि जो ग्राफ बनाते हैं उसमें स्वतंत्र को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और प्रतंत्र जो परिवर्त की माप है वो ऊर्ध्व स्तर जो स्तर है, समस्तर। और शास्त्र में कभी कभी इसके विपरीत भी किया जाता है, यानी कि मांग वक्र को जो स्वतंत्र है कीमत उसको ऊर्ध्व स्तर पर लेकर बनाया जाता है, और जो परतंत्र है मात्रा उसको समस्तर। हमने यही तो देखना है। वैसे देखो
यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, परतंत्र है, ये देखो अभी बताया मैंने, यानी कि डिपेंडेंट है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, प्राइस। प्राइस क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो इन्होंने यही बात यहाँ पर कही है। वैसे अगर हम बात करें ग्राफ में, ये इकोनॉमिक्स में ऐसे होता है, लेकिन हम अगर ग्राफ में सिंपली कोई ग्राफ बना रहे हैं तो वहाँ इसका उल्टा होता है। जो स्वतंत्र होता है उसको लेते हैं एक्स एक्सिस पर, इधर लेते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो परतंत्र होता है, जो डिपेंडेंट होता है, उसको लेते हैं हम वाई एक्सिस पर। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या करना है, उल्टा करना है। जो स्वतंत्र है वो होगा खड़ी लाइन पर, यानी कि खड़ा है वो मतलब सबसे ऊपर है, और जो परतंत्र है दूसरे पे डिपेंड है वो है नीचे, यानी कि इधर एक्स एक्सिस पर पैरेलल जो ये लाइन होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल जो कर्व है इस पे बोलते हैं। यही समझाया गया है इधर। उसके बाद ये देखिए, अनाधिमान वक्र और बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की व्युत्पत्ति। ये कह रहे हैं जब इंडिफरेंस कर्व से डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है। इंडिफरेंस कर्व हमने कैसे बनाया था, ये कॉन्वेक्स था। तो इंडिफरेंस कर्व से कैसे, ये देखो इंडिफरेंस कर्व में हमने ये क्या था कि ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। यहाँ पर हमने गुड 1 ली है और यहाँ पर गुड 2 ली है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे गुड 2 ली है। जब हम एक वस्तु को ज़्यादा लेना चाहते हैं तो पहले वाली को हमें कम करना पड़ेगा, और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो और कम करना पड़ेगा, और ज़्यादा लेंगे तो और कम करना पड़ेगा। लेकिन ये कम करने की दर पहले से क्या हो रही है, कम होती जा रही है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घट रहा है। इसी से हम डिमांड कर्व डिराइव कर लेंगे। ये देखिए कि एक एक्स्ट्रा जब हम देखो लेना चाहते हैं तो जो पहले वाली है हमारी, उसके लिए हमारा क्या हो जाता है, हम ये देखो एक्स्ट्रा तभी लेंगे ना जब प्राइस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ली गई है, और इधर दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन दिखाया है कि जब हम एक को लेंगे तो पहले वाले को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे इंडिफरेंस कर्व से सेम लुक में ही डिमांड कर्व डिराइव्ड हुआ, ये बताया गया, ठीक है। बस ये प्राइस एंड डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है, ये घटती हुई मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दिखा रहा है। अब उसके बाद है ये रैखिक मांग, मतलब लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व मैं आपको साथ साथ इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी इसको अच्छे से समझ ले। अब देखिए एक्स एक्सिस पे मात्रा है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड है, और वाई एक्सिस पे प्राइस है, ठीक। तो रैखिक का मतलब है कि जिस पर कीमत में चेंज होने से डिमांड में चेंज हो जाता है। सिंपल सिंपल है ये, मतलब जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो एक लीनियर डिमांड है, लाइन सीधी लाइन की फॉर्म में है। तो डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। ए यहाँ पर क्या है, जो ए यहाँ पर क्या है, स्थैतिज खंड है, माइनस बी यहाँ पर किस चीज़ को दिखा रहा है, मांग वक्र की प्रवणता। मतलब जीरो कीमत पर डिमांड ए है, ए अपॉन बी के बराबर कीमत पर मांग जीरो है, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। उसके बाद है सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड। ये ध्यान से समझना। जो नॉर्मल गुड हैं, उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग और इसकी कीमत के बीच का संबंध। किसी वस्तु की मांग और इसकी कीमत के बीच के संबंध को ध्यान में हम देखते हैं कि उपभोक्ता उस वस्तु के लिए डिमांड और उपभोक्ता की इनकम, इनका अध्ययन करते हैं। उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि होगी तो वस्तु की डिमांड कम या ज़्यादा होती है, उसके वस्तु के स्वरूप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर नॉर्मल गुड है, नॉर्मल जो गुड हम खरीदते हैं, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम उन नॉर्मल गुड की डिमांड ज़्यादा करेंगे, इनकम कम होगी तो डिमांड कम करेंगे। लेकिन एक होती है इन्फीरियर, जिसको हिंदी में कहते हैं घटिया वस्तुएं। इन्फीरियर गुड में क्या होगा कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड घटिया चीज़ की क्या करेंगे, कम, फिर हम उसकी जगह अच्छी चीज़ की डिमांड करेंगे। ये घटिया चीज़ की डिमांड है, इन्फीरियर गुड की डिमांड है। और अगर हमारी इनकम होती है कम तो फिर हम घटिया वस्तु की ही डिमांड करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हम सोचते हैं कि बे सस्ती सी ले आते हैं, कम इनकम है, काम चल जाएगा, ये सोचकर। तो नॉर्मल गुड के केस में ये पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और नॉर्मल गुड की डिमांड का। ध्यान रखना, ये सिंपल डिमांड नहीं है, नॉर्मल गुड की डिमांड बोल रही हूँ मैं। और इन्फीरियर गुड के केस में ये नेगेटिव होता है इनकम और इन्फीरियर गुड की डिमांड का रिलेशन, ओके। यहाँ पर नॉर्मल गुड में पॉजिटिव है इनकम के साथ और इन्फीरियर गुड में नेगेटिव है इनकम के साथ।
उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को हिंदी में स्थानापन्न और कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में पूरक बोलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि जो पूरक वस्तुएं होती हैं जैसे चाय और कॉफ़ी, इनका एक साथ तो चाय और कॉफ़ी होती है स्थानापन्न, एक साथ तो हम इनको कंज्यूम करेंगे नहीं। हाँ, जो पूरक होती हैं जैसे कार और पेट्रोल, इनका एक साथ यूज होता है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है ये देखिए। पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न। एक की जगह दूसरे को चेंज कर सकते हैं हम। अब जैसे चाय है एंड कॉफ़ी है, चाय का प्राइस बढ़ गया, चाय का प्राइस बढ़ गया तो मान लीजिए कॉफ़ी, चाय 5 रुपए की आती थी पहले, कॉफ़ी 10 रुपए की, अब चाय ही 5 रुपए बढ़ गई, यानी कि 10 की ही आती है, कॉफ़ी वही है 10 रुपए की। तो जो बंदे चाय पी रहे थे अब वो भी क्या करेंगे, कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। वो कहेंगे जब इतने में ही कॉफ़ी मिल रही है, इतने में चाय मिल रही है, तो क्यों ना कॉफ़ी पी ले, है ना। तो चाय का प्राइस बढ़ते ही कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर, ये नोट कर लेना आप। अगर चाय का प्राइस कम हो जाए, चाय का प्राइस, कॉफ़ी का प्राइस, सब्स्टिट्यूट देखना ना उनमें, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाए, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाए, तो जो बंदे पहले कॉफ़ी पी रहे थे 10 रुपए के हिसाब से, अब वही कॉफ़ी 20 की हो गई। अब वो क्या करेंगे, क्यों ना भाई, चाय तो चलो 10 की ही मिल रही है, 12 की भी मिल रही हो बेशक, लेकिन इस 20 से तो कम ही है। काम कॉफ़ी का भी और चाय का भी वही है कि हम थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश महसूस करने के लिए चाय कॉफ़ी ले लेते हैं। तो वो क्या करेगा, फिर वो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ते ही चाय की डिमांड बढ़ा देगा। ठीक है, तो यही है कि दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं या पूरक वस्तुएं, इस बात पे डिपेंड करता है। चाय और चीनी है, चाय चीनी का एक साथ उपयोग में लाए जा सकते हैं, चाय और चीनी ये पूरक हैं। लेकिन चाय और कॉफ़ी क्या है, ये एक साथ उपभोग नहीं हो सकते, ये सब्स्टिट्यूट हैं। तो एक की कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरे की डिमांड में वृद्धि होगी, ये याद रखना, किसमें, सब्स्टिट्यूट गुड में। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक वस्तुएं। एग्जाम्पल दे रखा है पेन और स्याही, जूते जुराब, चाय चीनी। हम ले लेते हैं पेन एंड इंक। अब अगर इंक का प्राइस बढ़ गया, इंक का प्राइस बढ़ गया, स्याही महंगी हो गई, तो पेन का यूज़ क्या करेंगे, कम करेंगे ना, पेन की डिमांड कम करेंगे। हम सोचेंगे इतना महंगी स्याही, है ना। वही ऐसे जैसे पेट्रोल, पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, कार की डिमांड। और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है बिल्कुल, तो हम कार की डिमांड बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये रिलेशन है। ओके, अब उसके बाद है डिमांड कर्व में शिफ्ट। डिमांड कर्व में शिफ्टिंग, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर प्राइस है। अब उपभोक्ता अन्य वस्तु कीमत और उपभोक्ता के डिमांड दिए होने पर यदि उसकी इनकम में वृद्धि हो जाती है तो डिमांड में शिफ्टिंग आती है। सामान्य वस्तु के लिए डिमांड, हमारी इनकम अगर बढ़ जाती है तो राइट साइड होता है, और जो इन्फीरियर गुड है उनके लिए लेफ्ट साइड होता है। तो मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर और दाईं ओर, कि जब हम डिमांड को बढ़ाते हैं तो राइट साइड शिफ्ट होगा अन्य वस्तुओं की वजह से, प्राइस तो वही है, प्राइस वही है अन्य चीज़ों में चेंज होने से। और अगर डिमांड कम करते हैं तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, कीमत के अलावा किसी अन्य तत्व में परिवर्तन हुआ है, ये प्राइस यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये जो प्राइस है ये कांस्टेंट है। अब डिमांड अगर बढ़ रही है राइट साइड तो वो किसी दूसरे चीज़ों में परिवर्तन होने से, यानी कि इनकम में चेंज आने से। और अगर लेफ़्ट साइड आ रही है तो भी अन्य तत्वों में चेंज आने से, क्योंकि प्राइस तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये बिल्कुल क्लियर ये बात लिखी हुई है। अब एक है मूवमेंट होना और शिफ्टिंग होना। एक ही चीज़ पे मूवमेंट हो रही है सिर्फ प्राइस की वजह से। देखिए इधर प्राइस है और इधर क्वांटिटी डिमांडेड है, और एक में है शिफ्टिंग। तो देखो इधर जो डिमांड कर्व है इसमें सिर्फ मूवमेंट होगी, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। ये देखो प्राइस
ज़्यादा था तो डिमांड कम करेंगे, अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड ज़्यादा कर लेंगे। एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस में चेंज, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस तो कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर में चेंज की वजह से इसमें आ रहा है शिफ्टिंग, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। नेक्स्ट हमारा रहेगा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में भी देख लेते हैं एक बार, फिर सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा, थ्योरी ऑफ डिमांड आ जाइए, कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए उपभोक्ता का मांग वक्र है। बाजार में एक ही वस्तु के लिए अनेक उपभोक्ता हैं, तो किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं को इंडिविजुअल। अब देखिए अगर मैं मार्केट डिमांड आपको कहूँ कि मार्केट डिमांड, तो वो क्या होती है, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक। तो यहाँ पर देखो प्राइस किसी वस्तु का ज़्यादा, किसी वस्तु का प्राइस कम, तो एक बंदा है जो ज़्यादा प्राइस पर इतनी वस्तु ले रहा है और जब प्राइस कम हो जाता है तो वो इतनी वस्तु लेता है, ठीक है। ये डिमांड कर्व हो गया इनका। दूसरा है जो ये ए है व्यक्ति और ये बी है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, इस प्राइस पर वो इतनी डिमांड ले रहा है और जब प्राइस कम हो जाता है तो वो सिर्फ इतनी लेता है। तो देखो एक का डिमांड कर्व थोड़ा स्टीपर है और एक का फ्लैटर है, इन दोनों को जोड़ दो वो क्या बन जाएगी, वो मार्केट डिमांड बन जाएगी, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये प्राइस है। ए व्यक्ति ने आइसक्रीम खरीदी 1 रुपये में चार 1 रुपये के हिसाब से 4 आइसक्रीम लेके आ गया, लेकिन जब 1 रुपये रेट था तो बी ने खरीदी सिर्फ 3। 2 रुपये जब रेट हुआ तो इसने 3, इसने 2। 3 रुपये रेट हुआ, इसने 2 और इसने बी ने 1। अब मैं अगर इसको मार्केट डिमांड बनाऊँ तो मैं ए और बी को प्लस कर दूंगी ना, एक ही प्राइस पे। भाई ए ने इतनी ली, बी ने इतनी ली, तो मार्केट डिमांड कितनी हुई, टोटल 7, 5 2 और 1 3। तो ऐसे ही मार्केट डिमांड बन जाएगी हमारी कि जब प्राइस 1 था 2 था 3 था उसके हिसाब से एक प्राइस पर तो 7 डिमांड, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7। जब प्राइस बढ़ के 2 हो गया तो डिमांड 5 हो गई, प्राइस बढ़ के 3 हो गया तो डिमांड 3 हो गई। ये देखो ये जो डिमांड कर्व बना है ये हमारा क्या है, मार्केट डिमांड है, ठीक है। अब हम कल जो इसका मतलब नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे वो है डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें न्यूमेरिकल भी आपको बताए जाएंगे और इलास्टिसिटी की डिग्री भी हैं वो भी बताएंगे और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। बस कल ये आपका चैप्टर यानी कि नेक्स्ट पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है, बिल्कुल आराम से मैंने एक एक एग्जांपल के साथ आपको समझाया है। आप ये सभी नोट्स बना लेना अपनी कॉपी में और जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी ही सारा ये क्रक्स है जो मेन कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।